नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? तो आज की जो अपनी क्लास होने वाली है काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी। क्लास किसकी है? क्लास है आपकी वीडियो की, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं हिंदी। और आप यकीन मानिए, अगर आप इस क्लास में बने रहते हो तो फुल में से फुल अंक आपके आने की ये गारंटी होती है मेरी। तो देखो, अगर अच्छा भाई, ये तो पहला ही क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चलो भाई, पहला ही क्वेश्चन। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या है? देखो, महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए कि जो आपका ये क्यूआर कोड है ना, इसके जरिए आप कोई भी क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आप इसको स्कैन करोगे और सीधा पहुंच जाओगे कहाँ? अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। वहां पर आप हर एक क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि जो मेरी आवाज है, क्या वह प्रॉपर तरीके से आपके पास आ रही है, या फिर उसमें कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है? जी भाई, बिल्कुल। देखो देखो भाई, पहले क्वेश्चन के दर्शन तो आप कर ही चुके हो। पहले क्वेश्चन के दर्शन तो आपको हो ही चुके हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन ये रहा भाई आपके सामने। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल सकता है। क्या है भाई? इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? सभी लोग बताएंगे कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। फटाफट से छापेंगे कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको इसके लिए दिए हैं 5 सेकेंड, और आप सभी लोग मुझको बताएंगे कि जो आपके रामचंद्र शुक्ल जी थे। रामचंद्र शुक्ल, देखो मैंने गलत लिख दिया। रामचंद्र शुक्ल जी थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा? उन्होंने हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया? तब इसका आंसर होगा, क्या है? इसका आंसर होगा 4 भागों में बांटा। पहला बनता है आपका आदिकाल। क्या बनता है? आदिकाल बनता है। अच्छा सर, ये हमको पता चल गया। दूसरा बनता है आपका भक्ति काल। क्या बनता है? भक्ति काल बनता है आपका दूसरा। तीसरा बनता है आपका क्या? रीतिकाल। क्या है? रीतिकाल बनता है तीसरा। रीतिकाल हो गया। चौथा बनता है आपका क्या? चौथा है आपका आधुनिक काल। क्या है भाई? आधुनिक काल। अच्छा जी, तो ये है आपके सामने 4 काल, किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। लेकिन एक बार आपका परीक्षा में क्वेश्चन कहाँ से था कि हिंदी साहित्य को सर्वप्रथम किसने बांटा? हिंदी साहित्य को सर्वप्रथम विभाजित किसने किया? किसने इसको भागों में बांटा? तो वे कौन थे? वो थे आपके जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन थे? वो थे आपके जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रेयसन थे आपके, जिन्होंने हिंदी साहित्य को सर्वप्रथम विभाजित किया था। और इन्होंने हिंदी साहित्य को आपके 11 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 11 भागों में इन्होंने हिंदी साहित्य को बांटा था। अच्छा सर, ये तो हमको पता चल गया। लेकिन लेकिन अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन की कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, तो देखते हैं। कई सारे बच्चों का आंसर ए आया है, कई सारे का बी। तो देखो, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, बी होगा, राहुल सत्याग्रह। अच्छा जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर। अच्छा देखो, क्वेश्चन की नंबरिंग यहाँ पर आपकी गलत है, तो इसको हम सभी इग्नोर करेंगे और चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। जान पर खेलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा लोकोक्ति। मैंने क्या कहा? मैंने कहा लोकोक्ति। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति को हम कहावत के नाम से भी जानते हैं, या कहावत कह दूं या कह दूं लोकोक्ति, तो सभी का अर्थ एक ही होता है, कुछ अलग अलग नहीं होता। देखो, अगर मैं बात करता हूं लोकोक्ति की, तो लोकोक्ति होती है हमेशा आपकी पूर्ण वाक्य। क्या होती है? हमेशा होती है आपकी पूर्ण वाक्य होती है लोकोक्ति। क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है लोकोक्ति। और अगर मैं मुहावरे की बात करता हूं, तो ये आपका पूर्ण वाक्य तो बिल्कुल भी नहीं होता है, पूर्ण वाक्य नहीं होता है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा ही है, क्या? कि लोकोक्ति जो होती है, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हम कर सकते हैं। और जो आपकी कहावत होती है, ये भी देखो, लोकोक्ति कहूं कहावत कहूं, बात एक ही है, अलग अलग नहीं होती। लेकिन जो आपके मुहावरे होते हैं, इनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। इनका प्रयोग हमेशा किसी ना किसी वाक्य में होगा, किसी ना किसी वाक्य की सहायता से इसका प्रयोग होता है। अब देखिए भाई, अब अगर छापने की आप कोशिश करोगे, क्या? अगर मैं आपसे बात करूं संज्ञा की, किसकी बात करता हूं? संज्ञा की। संज्ञा के साथ कोई होगा विशेषण। क्या होगा? कोई विशेषण होगा, या फिर संज्ञा के साथ कोई क्रिया होगी।
क्या होगी, कोई क्रिया होगी, किसमें, मुहावरों में। ये मुहावरों की कंडीशन बनती है, संज्ञा के साथ या तो कोई विशेषण होगा या उसके साथ होगी संज्ञा के साथ कोई क्रिया। देखो जान पर खेलना, ये जो जान पर है ना, ये क्या है, ये है आपकी जान पर खेलना। तो फटाफट से बताएंगे क्या ये संज्ञा है, क्या ये आपका विशेषण है। तो ये है आपकी संज्ञा, खेलना बनती है क्या, खेलना सभी लोग को पता होगा कि ये क्रिया होती है। यही तो कहा है मैंने, यही तो मैंने आपसे कहा है कि संज्ञा के साथ या तो कोई विशेषण होगा या फिर होगा कोई संज्ञा के साथ क्रिया। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने हूँ, फिर भी मैं आपके सामने आया हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, जान पर खेलना। इसके लिए एक अर्थ क्या होगा, बहुत बड़ा जोखिम लेना, सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना, जीत के लिए कुछ भी करना और बहुत परेशान होना। क्या है, बहुत बड़ा जोखिम उठाना होगा। जी हाँ भाई, बिल्कुल सही आंसर। आगे चलो, आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। अकर्मक क्रिया, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपसे कई बार पूछता है वो कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्या पूछता है, आपसे कई बार पूछेगा कि कर्म के आधार पर, किसके आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो ये हमेशा होती है आपकी दो प्रकार की, एक होती है सकर्मक, कौन सी होती है, सकर्मक होती है, एक होती है आपकी अकर्मक क्रिया। क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है एक। अब सकर्मक अकर्मक क्या होते हैं, देखो शब्दों से चीजों को समझने की कोशिश करो। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, मतलब है आपका कर्म, कर्म के साथ, कर्म के साथ होती है सकर्मक। और कर्म के बिना, क्या है भाई, कर्म के बिना, कर्म के बिना होती है आपकी अकर्मक। यही तो होता है इनका अर्थ, कर्म के साथ सकर्मक, कर्म के बिना अकर्मक। अब सर हम किसी वाक्य में पहचानेंगे कैसे कि वहां पर क्रिया सकर्मक है या फिर अकर्मक। तो बातों को ध्यान से सुनना फटाफट से। देखो अगर किसी भी वाक्य में अगर आपको क्या जोड़ने के बाद, क्या जोड़ने के बाद उत्तर उसका मिलता है, तब तो वह होगी सकर्मक। और अगर क्या जोड़ने के बाद उसका उत्तर नहीं मिलता है, तब वह होगी अकर्मक क्रिया। कैसी होगी, तब वह होगी आपकी अकर्मक क्रिया। अच्छा ये चीज हमको पता चल गई गुरुदेव। और क्या है, देखो भाई क्या है, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, अकर्मक मतलब उसमें कर्म ही नहीं है, उसमें अगर कर्म ही नहीं है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, सीधे सीधे आपकी संज्ञा पर। क्या है भाई, कहाँ है, धातु पर, कर्ता पर। किस पर पड़ेगा भाई, कर्ता पर पड़ेगा, क्योंकि कर्ता ही क्या है, कर्ता ही आपके संज्ञा है। अच्छा ये चीज हमको पता चल गई कि सर कर्ता पर पड़ता है। अच्छा और कर्म पर अगर प्रभाव पड़ता तब वह होती आपकी, तब वह होती कौन सी, तब होती आपकी सकर्मक क्रिया, तब वह अकर्मक नहीं होती। कर्म पर पड़ता है तब वह क्या होती है भाई, फटाफट से छापेंगे। देखो अगर कर्म पर पड़ता है तब वह होती है आपकी सकर्मक। क्या होती है, सकर्मक होती है कर्म पर। अच्छा अब देखो, अब अगर अगले क्वेश्चन की आपसे बात करूं, अगला क्वेश्चन है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले जानो संज्ञा का अर्थ क्या है। संज्ञा का अर्थ है किसी का भी नाम। क्या है, किसी का भी नाम। संसार में अगर कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका भी कोई नाम है, वे आपकी संज्ञा के अंतर्गत आती है। अच्छा सर ये चीज हमको पता चल गई। आप सभी लोग तब तक इस क्वेश्चन का आंसर देंगे मुझको। देखो नाम, अगर मैं बात करूं आपके सर्वनाम की, सर्वनाम की अगर मैं बात करता हूं, इसका अर्थ होता है सभी, सभी का नाम, सभी का नाम होता है इसका अर्थ। और अगर मैं बात करूं आपके संज्ञा की, इसका अर्थ होता है नाम। और बात करूं मैं आपसे अलंकार की, अलंकार की बात करूं तो इसका अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है, आभूषण होता है इसका अर्थ। और वहीं पर अगर मैं बात करूं आपके किसकी, समास की, तो समास का अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप होता है आपके समास का अर्थ। ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा अब देखो क्या है, नाम, समूहवाचक संज्ञा, इनमें से किस शब्द से हमको समूह के बारे में जानकारी मिलती है। देखो देखो भाई अगर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, लीजिए भाई, जी हाँ देखो राम, राम क्या है, राम किसी व्यक्ति का नाम है। कोई भी ऐसा शब्द जिससे हमको केवल एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही प्राणी के बारे में जानकारी मिलती है, वे आते हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। व्यक्तिवाचक,
व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हिमालय की बात करूं तो ये भी आते हैं व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, क्योंकि हिमालय नाम का कोई और दूसरा पर्वत नहीं है। हाँ, लेकिन देखो, मैंने एक शब्द कहा पर्वत, मैंने एक शब्द कहा पर्वत। पर्वत की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, पर्वत में आपके सभी आ गए, आपके नीलगिरी है, आपके दौलता बेटा है, अरावली है, हिमालय है, विंध्याचल है, केटू है, ये सभी आ गए आपके पर्वत के अंतर्गत। तो पर्वत क्या है? एक जाति है। किसकी भाई? एक जाति है पर्वत। तो पर्वत आएगा आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। हमसे क्या पूछा गया है? समूहवाचक। देखो भाई, अनाज की बात करूं, अनाज की बात करता हूं तो सभी लोग बताएंगे अनाज क्या होता है। अनाज क्या है? अनाज भी आपका एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। और अगर मैं बात करूं सेना की, तो कई सैनिकों के समूह को कहते हैं सेना। कई सैनिकों के समूह को कहते हैं, कई सैनिकों के समूह को कहते हैं भाई, कई सैनिकों के समूह को कहते हैं सेना। सेना किसको कहते हैं? कई सैनिकों के समूह को। यहां से समूहवाचक संज्ञा होगा किसमें? समूहवाचक संज्ञा होगा आपके सेना में। किसमें होगा? सेना में, क्योंकि यहां पर कई लोग होते हैं आपके। एक और क्वेश्चन बनता है आपका, एक और क्वेश्चन क्या बनता है? देखो भाई, फटाफट से छापेंगे। क्या है? एक और क्वेश्चन बनता है कि संज्ञा जो होती है आपकी, वह संज्ञा जो है आपकी, वह अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है? अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर है 5 प्रकार की। और वहीं अगर पूछ लेता है आपसे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तब आपका आंसर होगा सर ये होती है 3 प्रकार की व्युत्पत्ति के आधार पर। अब देखो, आगे चलता हूं। इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र, क्या है भाई? क्षुद्र का विपरीतार्थक शब्द है। क्षुद्र का आपसे विलोम पूछा है। क्षुद्र का विलोम क्या होगा? सबसे पहले जानने की कोशिश करो क्षुद्र का अर्थ क्या होता है, तभी तो हम विलोम शब्द बताएंगे। और मेरा आप यकीन करना, मुश्किल से मैंने 150 के करीब आपके विलोम शब्द तैयार किए हैं। 50 से 60 आपके पर्यायवाची शब्द तैयार किए हैं। 110 से अधिक, मतलब थोड़े से अधिक आपके क्या किए हैं? मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां आपके तैयार की हैं। इनकी पीडीएफ मैंने तैयार की है। अगर आपने वो पीडीएफ पढ़ ली ना, तो आप यकीन मानिए कि आपके 4 से 5 नंबर परीक्षा में बढ़ने वाले हैं, यकीन मानिए। लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना होगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी और कम से कम एक बार तो पढ़नी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी बुक से पर्यायवाची शब्द को पढ़ोगे, विलोम शब्द को पढ़ोगे, उनकी संख्या अथाह होती है, अनंत होती है। आप कब तक उनको याद करोगे? आप मेरा यकीन मानिए, कुछ ऐसा कंटेंट होता है, कुछ ऐसा सेलेक्टिव कंटेंट होता है जिसके माध्यम से आप उसको पढ़ सकते हैं और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। क्योंकि जो आपके प्रीवियस ईयर की परीक्षाएं होती हैं, वहां से उनमें से क्वेश्चन बने हैं। और काफी, देखो, सभी पर्यायवाची पढ़ने नहीं होते, आपको भीड़ से अलग होना है। सभी पर्यायवाची, सभी विलोम शब्द नहीं पढ़ने हैं, कुछ सेलेक्टिव कंटेंट पढ़ना है। इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं आपके सामने। मैंने वो पीडीएफ तैयार की हैं और अगर भविष्य में भी जरूरत पड़ेगी तो और आपके सामने पीडीएफ्स आएंगी, लेकिन आपको उन्हें पढ़ना होगा। पढ़ना तो आप ही को होगा। चलिए देखो, क्या है? इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विपरीतार्थक है? देखो, भव्य है, महान है, खोटा है, लघु है। क्या क्या होगा भाई क्षुद्र का विपरीतार्थक? तो देखो, क्षुद्र का अर्थ क्या होता है? क्षुद्र का अर्थ होता है बहुत तुच्छ। क्या होता है? बहुत तुच्छ। और इसका जो विलोम होगा वह होगा महान। क्या होगा? महान होगा। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा नहीं, क्या है? यह उसने ही किया होगा। एक वाक्य दिया गया है, यह उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है? जो यहाँ पर ये ही का जो प्रयोग हुआ है, ये क्या है भाई? ये आपको चुनना होगा कि ये ही जो है वह क्या है। क्या एक कालवाचक क्रिया विशेषण है? क्या ये निपात है? क्या सिर्फ एक क्रिया विशेषण है? या फिर ये कोई विस्मय है? सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। 5 सेकंड का मैंने आपको समय दिया है इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलने वाला है। जी हाँ भाई, तो सभी लोग ये भी बताएंगे क्या जो मेरी आवाज है वह प्रॉपर तरीके से आपके पास आ रही है, या फिर उसमें कुछ परेशानी है, या फिर मुझे थोड़ा तेज बोलने की आवश्यकता है। मेरे पास है गर्म पानी और मैं गर्म पानी पीकर, क्योंकि मेरा ना गला थोड़ा बैठा हुआ है, थोड़ी तबीयत सी भी डाउन है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने हूं। देखो, यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में आपका जो ही है वह क्या है? देखो, अगर मैं बात करूं आपके निपात की बात करता हूं, देखो, तो
ही। मतलब ऐसे जो शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन और कारक का कोई असर नहीं होता, ये कहलाते हैं निपात। ऐसे ही अव्यय होते हैं। ऐसे ही क्या होते हैं, ऐसे ही होते हैं आपके अव्यय। अव्यय पर भी आपके लिंग वचन वचन और क्या है, और आपके कारक क्या है भाई, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि अव्यय आपके अविकारी हैं या फिर विकारी। तो याद रखना, अव्यय हमेशा होते हैं अविकारी शब्द जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। अविकारी का अर्थ क्या है, अविकारी, विकार मतलब परिवर्तन, जिनमें कोई परिवर्तन ना हो वे कहलाते हैं आपके अवकारी शब्द। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है भाई, कालवाचक क्रिया विशेषण है, निपात है, क्रिया विशेषण है, विस्मय है। क्रिया विशेषण की अगर मैं बात करूं ये होते हैं 4 प्रकार के, और अगर निपात की बात करूं तो ये भी होते हैं लगभग आपके 4 प्रकार के। कालवाचक क्रिया विशेषण, तो ये क्रिया विशेषण का ही पार्ट है। विस्मय की बात करूं तो विस्मय बोधक एक चिन्ह होता है जिसको हम ऐसे लिखते हैं। और अगर चिन्हों की बात मैं कर ही रहा हूं तो फटाफट से छापेंगे, कामता प्रसाद। क्या है भाई, कामता प्रसाद जो आपके गुरु थे उनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या, उनके अनुसार विराम चिन्ह कितने होते हैं, तो उनके अनुसार विराम चिन्ह होते हैं 20। और अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं आपके कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों के कंफ्यूजन होता है, सर इसको क्या कहते हैं, सर इसको क्या कहते हैं, सर ऐसी 2 बिंदी हो उनको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इस जीरो को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो देखो, और क्या है, इसको तो सभी लोग जानते होंगे। तो देखो भाई, इसको हम कहते हैं अर्ध विराम। इसको क्या कहते हैं, फटाफट से छापेंगे, अर्ध विराम कहते हैं इसको, अर्ध विराम मैं इसको कहता हूं। इसको हम बोलते हैं अल्प विराम, अल्प विराम कहते हैं इसको, अल्प विराम। अच्छा सर, इसको हम कहते हैं उपविराम। क्या कहते हैं, उपविराम कहते हैं। इसको हम कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं इसको। इसको हम कहते हैं लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह। इसको मैं कहता हूं त्रुटि चिन्ह, त्रुटि चिन्ह। और इसको तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसको क्या कहते हैं। देखो, तो ये है आपके कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। और जो क्वेश्चन आपका बनता है वह हमेशा बनता है अर्ध विराम और अल्प विराम में से, क्योंकि यहाँ पर सभी को कंफ्यूजन होती है। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है, जहां पर हमको थोड़े से समय के लिए रुकना हो वाक्य में, वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निपात होगा, ही होगा आपका निपात। अच्छा, आगे चलो भाई, देखो आगे क्या है आपके लिए, इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है, सभी को बताना होगा इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है। आप क्वेश्चन की नंबरिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे, क्वेश्चन की नंबरिंग क्या है जो कि गलत हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको क्वेश्चन से काम है। इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है, फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आंसर देंगे सभी बच्चे कि इनमें से कौन सा आपका तद्भव नहीं होगा। तो देखते हैं भाई, देखो इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है, मतलब कौन सा आपका तद्भव नहीं होगा। देखो धैर्य, धैर्य की अगर मैं बात करूं, धैर्य होता है आपका तत्सम। क्या है भाई, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है, मतलब हमसे तत्सम पूछा है। क्या है, हमसे तत्सम पूछा है। तत्सम होगा क्या, तत्सम होगा आपका, तत्सम होगा आपका धैर्य। क्या होगा, तत्सम होगा धैर्य। धोती दाहिना धान होता है क्या, ये होते हैं आपके तद्भव, ये होते हैं आपके तद्भव। और ये क्वेश्चन परीक्षा में बनता है कि तद्भव क्या है, तत्सम क्या है। तत्सम होते हैं जो आपके संस्कृत से लिए गए शब्द हैं। तद्भव होते हैं क्या, तद्भव होते हैं आपके जो संस्कृत के ही शब्द जिनमें समय के अनुसार कुछ परिवर्तन हुए हैं, वे कहलाते हैं तद्भव। जैसे धान की अगर मैं बात करूं, इसका तत्सम क्या होगा, धान्य होगा। क्या होगा, धान्य होगा। तो धान्य से क्या बना है, धान, तो आप ये भी याद रखेंगे। अच्छा जी, क्या है, देखो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तीसरा हिंदी विश्व सम्मेलन। और अगर मैं पूछूं आपके कि हिंदी विश्व सम्मेलन का मुख्यालय क्या है भाई, हिंदी विश्व सम्मेलन, हिंदी विश्व सम्मेलन, हिंदी विश्व सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, फटाफट से छापिए। हिंदी विश्व सम्मेलन का जो मुख्यालय है वह है आपके मॉरिशस में। कहाँ है भाई, मॉरिशस में आपके मुख्यालय हिंदी विश्व सम्मेलन का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था,
दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था कहाँ? दूसरा हुआ था आपके मॉरिशस में। कहाँ हुआ था? मॉरिशस में हुआ था दूसरा। तीसरे की बात करूं तो ये भी हुआ था भारत में, और चौथे की बात करूं, चौथा हुआ था आपके मॉरिशस में। कहाँ हुआ था भाई? मॉरिशस में हुआ था। अच्छा, पांचवे की बात करूं, पांचवा हुआ था आपका स्पेन में। कहाँ हो गया था? स्पेन में। छठवे की बात करूं तो छठवा हुआ था आपके लंदन में। कहाँ हो गया था? लंदन में। सातवें की बात करूं, सातवां हुआ था आपका सूरीनाम में। कहाँ हुआ था? सूरीनाम में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, आप इनको भी याद कर सकते हैं। देखो भाई क्या है, क्या है? हिंदी विश्व सम्मेलन का मुख्यालय हमसे कहा है तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, तो नागपुर नहीं है, नागपुर में पहला हुआ था। लखनऊ नहीं है, कोलकाता नहीं है, दिल्ली। कहाँ है भाई? दिल्ली हुआ था तीसरा। तीसरा हुआ था भारत के दिल्ली शहर में। दिल्ली आपकी कैपिटल है, वहां पर हुआ था आपके कौन सा? तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। अब चलिए भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं में साहित्य को स्वीकार किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपके लिए एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या होने वाली है? पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या है भाई? 5 सेकंड के अंतर्गत सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तब तक मैं थोड़ा बहुत जल पी लेता हूं। जी हाँ भाई, चलिए। जी हाँ, देखो, अगर आपको इसमें 23 विकल्प मिलता, क्या मिलता? 23 मिलता, तब आपका आंसर होता 23। क्यों? अब देखते हैं। जो आपके संविधान है, जो आपके संविधान है, संविधान की 8वीं अनुसूची है। कौन सी है भाई? 8वीं अनुसूची है। उसमें आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी का है भाई? 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का। अगर मैं इसकी बात करता हूं 22 भाषा, अच्छा, लेकिन जो आपका कौन सा पुरस्कार है? ज्ञानपीठ, जो कि साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य का। तो ये आपका मिलता है कितनी में? 22 + 1। अभी एक कौन सी होती है? एक होती है आपकी इंग्लिश। एक होती है आपकी इंग्लिश के अंतर्गत भी आपका मिलता है। अच्छा, जी हाँ भाई। देखो भाई, अगर मैं बात करूं इंग्लिश में भी आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अच्छा, तो यहां से देखो, अभी यहां पर 23 तो है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 22, क्योंकि इसका आंसर आयोग ने 22 ही माना है। 23 ऑप्शन दिया ही नहीं, 23 ऑप्शन हमको मिला ही नहीं, तब इसका हम आंसर लगाएंगे 22। अच्छा, आगे चलो। आगे क्या है? गायक गीत गा रहा है। गायक जो है आपका, वह गीत गा रहा है। क्या गा रहा है? गीत। तो यह किस काल का उदाहरण है? देखो, अभी क्या कर रहा है? वह गा रहा है। अभी उसने बंद नहीं किया है गाना, अभी वह गा रहा है। तो यहां से क्या होगा? ये होगा आपका संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान। क्या है भाई? तात्कालिक वर्तमान, या फिर इनमें से कोई नहीं। गायक गीत गा रहा है, तो वह क्या कर रहा है? वह अभी भी गीत को गा रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपके तात्कालिक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तात्कालिक के अंतर। वैसे तो ये तात्कालिक के अंतर्गत भी नहीं आना चाहिए, ये आएगा आपके अपूर्ण वर्तमान के अंतर्गत। अपूर्ण वर्तमान के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है भाई? ज्ञा वर्ण किन किन वर्गों के संयोग से बना है? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग धैर्य से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो ज्ञा जो है वह किस किस व्यंजनों के योग से बनता है? अच्छा, एक और है आपका संयुक्त स्वर। क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या है? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण, ऐसे स्वर जो अच्छा, संयुक्त स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जो दो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरों से मिलकर बने हैं। जैसे क्या है भाई? अगर मैं आपके योग करता हूं छोटे आ का छोटी ई से, तब मुझको क्या प्राप्त होता है? छोटी ए प्राप्त होती है। छोटे आ का योग में अगर इसी छोटी ए से कर देता हूं, तब मुझको बड़ी ए मिल जाती है। और अगर छोटे आ का योग में कर दूं छोटे ऊ से, तब मुझको छोटा ओ मिलता है। और इसी छोटे आ का अगर मैं योग कर देता हूं इसी छोटे ओ से, तब मुझको क्या प्राप्त होगा? तब मुझको प्राप्त होगा आपका छोटा औ।
क्या होगा भाई, सॉरी बड़ा अ प्राप्त होगा। जी हाँ भाई, तो यही होते हैं आपके संयुक्त स्वर और परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। इसी के आधार पर होते हैं आपके क्या, इसी के आधार पर होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। सही, अब संयुक्त व्यंजन क्या है, देखो भाई ऐसे व्यंजन जो किन्हीं दो व्यंजनों की सहायता से मिले हों, जैसे एक है आपका क्षत्रिय, एक है आपका त्रय, एक है आपका गे गे और आखिरी बचता है ये। तो यहां से हमको गे की पूछा है कि गे जो है आपका वह किस किस व्यंजनों की सहायता से बना है। तो फटाफट छापेंगे, इसका आंसर होगा आधे जा से और पूरे यहां से। क्या है भाई, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या निकल सकता है, क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिए, शिखा के लिए इनमें से एक शब्द चुनना है आपको कि इनमें से एक शब्द क्या होगा, कि शिखा का क्या अर्थ निकल सकता है। फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे। देखो, आकाश, सूर्य, चोटी, बादल। तो शिखा तो सभी लोग जानते हैं चोटी को कहते हैं, किसको कहते हैं, चोटी को। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि सूर्य के पर्यायवाची शब्द क्या है, 3 लिखकर बताएंगे। आकाश के पर्यायवाची आप 3 लिखकर बताएंगे और बादल के भी आप 3 पर्यायवाची लिखकर बताएंगे। और साथ ही साथ मुझको बताएंगे कि आपके आगत जो स्वर होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। आगत स्वर आपके आपने कहाँ पढ़े हैं, आपने आगत स्वर क्या होता है इसके बारे में भी जानना है। आगत स्वर का प्रयोग किस भाषा में ज्यादातर देखने को मिलता है, ये भी छापेंगे कमेंट बॉक्स में। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा भाई। देखो, निश्चयवाचक जहां से हमको पूर्णता निश्चय हो, जहां से हमको 100% जानकारी हो, वे होते हैं आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। जैसे अगर मैं बात करता हूं कोई की, मैंने एक वाक्य का प्रयोग किया, कोई आ रहा है। क्या है भाई, कोई आ रहा है। तो यहां से कोई क्या है, कोई होगा आपके क्या, कोई होगा आपके अनिश्चित वाचक सर्वनाम। क्या होगा, अनिश्चित अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक होगा आपका कोई। यह की बात करूं तो ये होगा बिल्कुल सही आंसर है आपका निश्चयवाचक। निश्चयवाचक होगा आपका यह। अच्छा, ये तो हमको पता चल गया, ये भी कुछ नहीं है। जो की बात करूं, देखो जो सो, जो बोगे सो काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ऐसे शब्द जहां से संबंध के बारे में हमको पता चले तो ये आते हैं आपके किसके अंतर्गत, संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं। और कुछ क्या है, कुछ तो ये आएगा आपके किसके अंतर्गत, कि कुछ क्या है, कुछ भी है आपका अनिश्चयवाचक प्रमाणवाचक। अच्छा जी, अनिश्चित प्रमाणवाचक। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को बताना होगा कौन सा आपका हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है। एक और चीज छापिए, क्या, अगर मैं आपसे पूछता हूं संस्कृत, मैं आपसे पूछता हूं संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तब आपका आंसर होगा सर इसमें है 22। और अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या, कि हिंदी में उपसर्ग की संख्या, हिंदी में उपसर्ग की संख्या, हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तब आपका आंसर होगा सर हिंदी में होती है आपके 10। और अगर उर्दू की वहीं मैं पूछ लेता हूं, उर्दू इसमें होती है 19। कितनी होती है, 19 होती है उर्दू में उपसर्ग की संख्या। ये भी आप छापेंगे। देखो, अनजान में अन है, बिन है, और यहाँ पर भी बिन है। लेकिन यहाँ पर जो ला है वह हिंदी का नहीं है, वह हिंदी का नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा विकल्प नंबर डी। जी हाँ, कई सारे बच्चों ने इसका आंसर एकदम सही दिया है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कई सारे बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है इसका आंसर। देखते हैं, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखो, दोपहर के बाद के समय को हम किस नाम से जानते हैं, आपको बताना होगा। और अगर आपका कोई प्रश्न में डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, आप उसके लिए भी स्वतंत्र हैं। फटाफट से बताएंगे दोपहर के बाद के लिए एक शब्द क्या होगा, और आप इस क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है भाई, देखो, एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न संतान, एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न संतान के लिए एक शब्द क्या होता है, और है आपका, और क्या है, और है आपका वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो।
वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये भी बताएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में। अच्छा देखो, एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न संतान को कहते हैं सहोदर। क्या कहते हैं, सहोदर। क्या कहते हैं, सहोदर, सहोदर भाई। और क्या है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो वह होता है विधुर। क्या होता है, विधुर होता है। अरे विधुर गलत लिख गया भाई, क्या होता है, मर गई हो। अच्छा जी, विधुर होता है, विधुर होता है, विधुर। जी हाँ भाई, विधुर कहते हैं उसको। और एक और शब्द बताएंगे सभी बच्चे, क्या है भाई, मैंने आपसे कहा कि जंगल में लगी आग, जंगल में लगी आग, जंगल में लगी आग, जंगल में लगी आग के लिए एक शब्द क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। तो जंगल में लगी आग के लिए जो एक शब्द होता है आपका, वह क्या होता है, वह होता है यहां से दावानल। क्या होता है, दावानल होता है। और अगर मैं बात करूं आपकी किसकी, अगर मैं बात करता हूं आपके कि पेट में लगी आग, पेट में लगी आग, पेट में लगी आग के लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए होगा जठराग्नि। क्या होता है, जठराग्नि होता है पेट में लगी आग के लिए। चले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ भाई, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गया अपना प्यारा सा क्वेश्चन, दोपहर के बाद के समय के लिए उपयुक्त में से एक शब्द बताना होगा, इनमें से कौन सा आपका एक शब्द होता है। जी हाँ, कई सारे बच्चों का ए आ रहा है, कई सारे बच्चों का बी आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा डी। क्या होगा, डी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूं, देखो दोपहर का अर्थ क्या होता है, दोपहर का अर्थ होता है 12 बजे। क्या होता है, 12 बजे। अच्छा, लेकिन अगर मुझको 2 बजे का प्रयोग करना हो, कि मैंने एक शब्द लिखा दोपहर, अरे गलत हो गया, दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे, क्या ये सही है, क्या ये हिंदी के अकॉर्डिंग सही है, जी नहीं, ये हिंदी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही गलत है। कैसे, देखो भाई, क्या है, दोपहर का अर्थ क्या है, दोपहर का अर्थ है 12 बजे। क्या है भाई, दोपहर का अर्थ है 12 बजे। दो आपके 12 बजे के बाद बजते हैं, तो यहां पर जो सही शब्द होगा वह होगा क्या, दोपहर बाद, दोपहर बाद 2 बजे। क्या होना चाहिए, दोपहर बाद 2 बजे होना चाहिए। और ये यहां से भी क्वेश्चन बने हैं, यहां से भी आपके क्वेश्चन बने हैं वीडियो में, कि यहां पर क्या होगा, यहां पर होना चाहिए दोपहर बाद 2 बजे, क्योंकि दोपहर का अर्थ क्या होता है, दोपहर का अर्थ होता है 12 बजे, और 2 आपके 12 बजे के बाद बजते हैं। अच्छा, आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अरे भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे, ठीक है ना। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही बने रहेंगे। आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है, 2-3 दिन से लगातार गले में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई नहीं, हम हारने वाले नहीं है। मैं फिर भी आपके सामने हूँ, जैसे ही मेरा गला थोड़ा ठीक होगा ना, फिर मैं प्रॉपर उसी जुनून के साथ आपके सामने हूँगा। चलो भाई, क्या है, तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 21 तक रखते हैं, फिर हम करेंगे कल आपके क्वेश्चन करेंगे हम। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम।